हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग लेनिन के बारे में पढ़ेंगे, लेनिन को पढ़ेंगे, जानेंगे। लेनिन जो साम्यवादी विचारक का जनक जो माना जाता है, तो जानेंगे ये किस प्रकार साम्यवाद की स्थापना रूस में किए थे। और लेनिन जो है मार्क्स के जो भी सिद्धांत थे और जो सिद्धांत मार्क्स ने जो दिया था, और इनके समय में जो मार्क्स का सिद्धांत जो अप्रासंगिक जो होते जा रहा था, तो इन्होंने जो है मार्क्स के सिद्धांत को कैसे जो है अपने सिद्धांत के द्वारा और मार्क्स के सिद्धांत में कुछ संशोधन करके इन्होंने जो है फिर से उन्हें धरातल पर लाया और फिर उन्हें आगे बढ़ाया। सबसे पहले हम लेनिन के बारे में जानेंगे कि इनका जीवन परिचय क्या है और फिर इन्हें जो है किस प्रकार से साम्यवादी विचारक कहा जाता है। लेनिन के बारे में कैटलिन ने कहा था कि मानव इतिहास में जीसस क्राइस्ट और जूलियस सीजर के बाद लेनिन सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति था। वह विश्व क्रांति का हथौड़ा कहा जाता था। साम्यवादी आधुनिक युग की सबसे अधिक विस्फोटक विचारधारा है। साम्यवादी विचारधारा जो है लेनिन का, इसे जो है वर्तमान समय में या आधुनिक युग के सबसे अधिक विस्फोटक विचारधारा कहा जाता है। इसने संपूर्ण मानव जाति को दो भागों में बांटा था। एक भाग वह जो साम्यवाद के रंग में रंगा हुआ था और बाकी जो बचा खुचा था उसे भी जो है लाल कर देना चाहता था, और दूसरा भाग जो साम्यवाद का घोर शत्रु है और हर कीमत पर साम्यवाद का विरोध करता है। इसीलिए जो है दो भाग जो है कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि लेनिन जो है कैसे जो है रूस में साम्यवादी विचारधारा का जो है स्थापना करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो जन्म है, लेनिन का जन्म सन 1870 में उलियानोव्स्क नामक कस्बे में होता है। उसका पिता जो है सरकारी स्कूल में एक निरीक्षक का कार्य करते थे। उसने कजान के विश्वविद्यालय तथा पीटर्सबर्ग के विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई और बाद में वकालत का भी कार्य किया। और 1885 में लेनिन रूस से बाहर चला जाता है और बाहर में ही चोरी छिपे क्रांतिकारी साहित्य को रूस भेजने का काम करता है। किंतु वह जो है इस कार्य में उसे पकड़ लिया जाता है और उसे 14 माह का जो है कहा जाता है कि उसे जो है कारावास का दंड दे दिया जाता है। 3 वर्ष के लिए साइबेरिया में निर्वासित कर दिया जाता है। अपने निर्वासन काल में उसे जो है मार्क्स के विचारों को पढ़ने का अवसर मिलता है और 1900 में उसे प्लेखनोव के साथ रूसी साम्यवादी लोकतांत्रिक दल ने विदेशों में प्रचार के लिए भेजा जाता है। और इसी समय से लेनिन जो है साम्यवादी दल की ओर जो है प्रवेश करते हैं और जो है अपना कार्य हर एक तरह से जो है जैसे इनको बन पड़ता है ये जो है करते हैं। 1903 से 1917 के बीच में लेनिन अधिकतर जर्मनी और इंग्लैंड में रहा था। इस काल में उसका प्रमुख कार्य बोल्शेविक दल का निर्देशन करना था। इसके बाद जो है लेनिन कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड भी जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ की स्थिति जो कुछ वहाँ पे परिवर्तन होता है और उसके बाद जो है वहाँ से भी जो है वो वापस अपने जो है देश आ जाते हैं। कहा जाता है कि इनका जो विचार था लेनिन के बारे में, लास्की ने कहा है कि लेनिन आधुनिक इतिहास का महानतम व्यवहारिक क्रांतिकारी है। कोकर ने भी कहा है कि लेनिन में दलगत संगठनकर्ता और सिद्धांतकार का अपूर्व समन्वय था और यह समन्वय ही उसकी शक्ति का स्रोत माना जाता था। अब आइए जो है कहा जाता है कि व्यवहारवादी जो है साम्यवाद के जनक व रूस क्रांति के जो है नायक
लेनिन जो है राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हस्ती माना जाता है। उन्होंने मार्क्स के सैद्धांतिक विचारधारा को, मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था, द्वैतवाद का सिद्धांत, इतिहास का सिद्धांत, भौतिकवाद, जितने प्रकार का जो सिद्धांत दिया था, तो उनका जो विचार था सैद्धांतिक था, लेकिन लेनिन ने उसे व्यवहारिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने का महान कार्य किया था। उन्होंने मार्क्स के साम्यवादी कार्यक्रम को रूस की परिस्थितियों के अनुसार संशोधित व परिमार्जित किया। उन्होंने मार्क्सवाद को अप्रासंगिकता से बचाने के लिए तथा अपेक्षाकर्ताओं का मुंह बंद करने के लिए उसमें कई संशोधन किए और एक प्रसिद्ध पुस्तक इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म की रचना करके जो मार्क्स का जो सिद्धांत था और वो जो उनके समय में जो अप्रासंगिकता की ओर जो था, मतलब कि उनका जो उस समय जो है कोई प्रासंगिकता जो है नहीं नज़र आ रहा था और उनके जो अनुयायी लोग थे और उसके भी मन में जो है कुछ कुछ जो है भ्रम जो है धीरे धीरे जो है फैल रहा था। और फिर जो उनके अपोजिट लोग थे उन लोगों के मुंह को बंद करने के लिए ये लेनिन जो है मार्क्स के बुक में या मार्क्स के सिद्धांत में संशोधन करके एक बुक लिखता है और जिसका नाम जो है द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म जो है इनकी रचना करते हैं। साम्यवादी विचारक लेनिन ने मार्क्स पर किए गए अपेक्षों का समाधान करने और रूस की बदली हुई परिस्थितियों के मार्क्सवाद को प्रासंगिक बनाने का इन्होंने जो है महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं। और इसी पुस्तक में जो है इन्होंने इस प्रासंगिकता को लाने का जो है प्रयास करते हैं संशोधन करके। इसी तरह लेनिन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को भी नया रूप दिया। उसने क्रांति के बारे में जो विचार दिया वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेनिन को अनेक विचारकों ने क्रांति के शास्त्र का आचार्य कहा जाता है। उसकी सबसे महत्वपूर्ण देन पेशेवर क्रांतिकारी का विचार है। लेनिन ने मार्क्स को पैरों के बल खड़ा करके उसके क्रियात्मक रूप देकर रूसी क्रांति को सफल बनाकर विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। निसंदेह लेनिन रूसी क्रांति के नायक, व्यवहारिक साम्यवाद के जनक, व्यवहारिक क्रांतिकारी व पथ प्रदर्शक तथा महान साम्यवादी दार्शनिक जो है कहा जाता है। अब लेनिन के जो लाइफ स्केच है कि रूसी सर्वहारा क्रांति के जो नेता है वो विश्व के महान राजनीतिक विचारक तथा आधुनिक रूसी व्यवस्था के निर्माता व्लादिमीर इलिच लेनिन का जन्म 9 अप्रैल 1870 को रूस के यूलियानेवस्क नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय सरकारी निरीक्षक के घर में होता है। मैंने पहले ही बताया कि इनके जो पिता थे, इनके पिता एक स्कूल में निरीक्षक का जो है काम करते थे और उनका वास्तविक नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था, जिनके पुत्र का नाम लेनिन होता है। जब वे निर्वासित होकर साइबेरिया में लेना नदी के किनारे रहने लगे तो उनका नाम लेनिन पड़ गया। लेनिन के 5 भाई बहन थे, वे सभी क्रांतिकारी थे। उन सभी ने रूस की क्रांति में भाग भी लिया था। उसके सबसे बड़े भाई को जार अलेक्जेंडर की हत्या के प्रयास के अपराध में देशद्रोह का आरोप लगाकर मृत्यु के घाट उतार दिया था। इसी घटना का लेनिन के ऊपर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वह जो है एक क्रांतिकारी नेता बन जाता है। उसने मजदूरों के क्रांतिकारी संगठनों का भी मार्गदर्शन करता है। जार ने उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उसे रूस से निष्कासित कर देता है और वह सीधा साइबेरिया जाकर लेनी के किनारे जो है, लेनी नदी है, उस नदी के किनारे जो वह रहने लगता है। इसी दौरान उसने अपने साम्यवादी विचारों को पोषित करता है और इस दौरान अनेक पुस्तकें भी उन्होंने जो है लिखते हैं। 1900 में वापस अपने साम्यवादी विचारधारा हेतु विदेशों में जाने का अवसर भी उन्हें प्राप्त होता है। उसने साम्यवादी लोकतंत्रीय दल को संगठित व अनुशासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
लेनिन ने अपनी कुशाग्र बुद्धि तथा विलक्षण प्रतिभा के बल पर क्रांति को सफल बनाकर रूस के शासन को जाड़ की तानाशाही से मुक्ति दिलाई और शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। उसके बाद लेनिन ने सर्वहारा शासन को मजबूत बनाने के कई प्रयास करते हैं और 1924 तक सोवियत शासन का प्रमुख वो जो है बना रहता है और 1918 में लेनिन को मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वह बच गया। उसने सोवियत संघ का संविधान भी बनाया। 1924 में उसकी बीमारी के कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु पर अनेक विचारकों ने उसे साम्यवाद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। उसे जो है मृत्यु पर साम्यवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। स्टालिन ने कहा कि लेनिन ने मार्क्स की रूस की परिस्थितियों के अनुसार ढालने और उन्हें अद्यतन बनाने का जो है महान कार्य करता है। बुखारिन ने उसे एक शक्तिशाली सिद्धांतवेत्ता की संज्ञा देता है। इसी तरह लेनिन की सहायता महानता का पता उसको दी गई श्रद्धांजलियों से चलता है। अब जो है लेनिन की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लेनिन ने समाजवादी चिंतन के इतिहास एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक माना जाता है। उन्होंने एक राजनीतिक व शासक के साथ साथ अच्छा लेखक होने का भी उन्हें गौरव प्राप्त होता है। उसकी बहुमुखी प्रतिभा का पता उसके जो रचनाएं हैं इनसे पता चलता है। सबसे पहला मैंने बताया कि इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बुक जो है उन्होंने मार्क्सवाद पर जो लगे आपेक्ष, यानी कि जो मार्क्सवाद के ऊपर जो एक उसको आपेक्ष को दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जो दाग धब्बा कहते हैं या फिर अप्रासंगिकता भी कहिए, उसी के समाधान में उन्होंने लिखा। उसने बताया कि अनेक देशों में पूंजीवाद समाप्त होने के बजाय बढ़ने का कारण उसको पोषित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का मिल जाना है। लेनिन साम्राज्यवाद के रूप में पूंजीवाद का विकास उसकी अंतिम प्रगति है बताते हैं। इसके बाद जो है साम्राज्यवाद के दोषों के कारण पूंजीवाद का नाश अवश्यम भावी है, यानी कि अवश्य ही होगा। इनकी दूसरी जो रचना है स्टेट ऑफ रिवॉल्यूशन, लेनिन ने इस पुस्तक में क्रांति की कार्य पद्धति व कला पर व्यापक चर्चा करते हैं। पुस्तक में क्या करते हैं कि क्रांति मतलब कि कैसे किया जाए और उसकी कला पर जो है चर्चा करते हैं। उसने संसार की क्रांतियों का गहरा अनुशीलन करके क्रांति के संबंध में कुछ नियम इस पुस्तक में प्रतिपादित किए हैं। लेनिन ने राज्य संबंधी जो विचार इस पुस्तक में जो दिए हैं वो जो है अतुलनीय है। इनकी जो तीसरी रचना है व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, इस पुस्तक में इन्होंने संगठित व पेशेवर क्रांतिकारियों के विचार का प्रतिपादन करता है। इन्होंने कहा है कि यदि क्रांति को एक पेशा मान लिया जाए तो मुट्ठी भर क्रांतिकारी भी क्रांति को सफल बना सकता है। इसी कारण लेनिन को क्रांति का आचार्य भी माना जाता है। इनका जो अगली जो रचना है ये रचना है मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियरिक जो है क्रिटिसिज्म है। लेनिन ने इस पुस्तक में मार्क्स के द्वंद्वात्मक जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पुनर्व्याख्या करता है, क्योंकि इन्होंने जो मटेरियलिज्म एंड इम्पीरिक क्रिटिसिज्म जो लिखा है इसके संबंध में सेबाइन ने कहा है कि लेनिन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एक उच्च ज्ञान बना दिया है जिसमें कि समस्त विद्वानों के गहनतम प्रश्नों को समझने की क्षमता है। कुछ विचारकों का मानना है कि लेनिन ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पैरों के बल खड़ा कर दिया है। इसके अतिरिक्त लेनिन की अन्य रचनाएं भी है। टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसीज इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1970, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म,
टाइल इन्होंने जो है द सोवियत एट वर्क, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, क्योंकि ये जो पुस्तक है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड यानी कि एक कदम आगे, मतलब कि कहा जाता है कि क्रांति के लिए एक कदम आगे चलने के लिए, तो अगर आगे चलते हैं और आपको जीतने के लिए जो है 2 कदम पीछे भी जाना पड़ेगा। इस संबंध में आगे जो है विस्तार से बताएंगे कि 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैक क्या होता है। इसलिए जो है इन्होंने कई पुस्तक लिखते हैं और इन सभी रचनाओं में लेनिन ने मार्क्सवाद के संशोधित सिद्धांतों का परिमार्जन किया और अपने कुछ नए साम्यवादी विचार भी प्रतिपादित किए हैं। इनकी जो अगली बुक है समकालीन परिस्थितियां, लेनिन एक ऐसे समय की उपज है जब रूस में जार शासकों की तानाशाही थी। बचपन से लेनिन जो है क्रांतिकारियों के परिवार से संबंध रखता था, क्योंकि इन्हें जो है इनके भाई की हत्या का जो है इनके माइंड पर गहरा चोट पड़ा था। उसे जार शासकों की तानाशाही से घृणा थी। रूस में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया जाता था। किसान वर्ग व मजदूर वर्ग का जीवन बड़ा दुखी था। माफीनामे जो है ये बेचे जाते थे। नौकरियां रिश्वत लेकर दी जाती थी। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व तानाशाही प्रजा के दुखों का प्रमुख कारण थे। औपचारिक क्रांति ने श्रमिक वर्ग की दशा की ओर जो है बहुत ही खराब कर दिया था। बौद्धिक क्षेत्र में मार्क्स के सिद्धांतों की भी आलोचना भी हो रही थी। लेनिन ने मार्क्सवाद का बचाव करने का बीड़ा उठाया था और स्वयं राजनीति के क्षेत्र में कदम रखकर जनता को जाड़ की तानाशाही से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया था और 1917 की बोल्शेविक क्रांति को सफल बनाने का श्रेय भी लेनिन को जाता है। लेनिन ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रूसी समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब जो है लेनिन के पूंजीवादी साम्राज्यवाद का जो सिद्धांत है इसके बारे में आइए जानते हैं। मार्क्स की जो पूंजीवाद के अंत के बारे में की गई भविष्यवाणियों की असत्यता से बचाने के लिए लेनिन ने 1916 में एक पुस्तक जो है लिखते हैं कि इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीपति वर्ग जो है मजदूर वर्ग के आपसी संघर्ष में पूंजीपति वर्ग का सफाया हो जाएगा। लेकिन कई देशों में पूंजीपति व श्रमिक वर्ग में शांतिपूर्ण संबंधों का विकास हुआ और पूंजीपति वर्ग का विकास होने भी लगा। इस स्थिति को देखकर अनेक विचारकों ने मार्क्स के सिद्धांतों पर जो है सवाल खड़ा करने लग गया था और मार्क्स का सफाया जो है अनुयायी होने के नाते लेनिन ने मार्क्स को आलोचकों से बचाने का बीड़ा उठा लिया था। लेनिन ने कहा कि पूंजीवाद एक नए और अंतिम दौर में पहुंच चुका है जिसे वह साम्राज्यवाद के रूप में अपना पोषण कर रहा है। लेनिन ने साम्राज्यवाद का सिद्धांत पेश करते हुए कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। पूंजीवाद का अधिकाधिक विकास होने से उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती है और उद्योगों के बड़े बड़े संगठन ट्रस्ट आदि बनने लगते हैं। सारे उद्योगों पर मुट्ठी भर पूंजीपतियों का एकाधिकार होने लगता है। यही स्थिति वित्तीय क्षेत्र में भी आती है। बैंकों पर उद्योगपतियों का नियंत्रण स्थापित होकर केंद्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार उद्योगों और वित्तीय पूंजी की स्वाभाविक प्रवृत्ति विस्तारवादी होता है। तो लेनिन ने जो है मार्क्स के विचारों को जो अपेक्ष जो उसके ऊपर जो हो रहा था तो उसे बचाने के लिए अनेक जो व्यवहारिक बातों को जो है उसमें एक जो बुक लिखे कैपिटलिज्म में, तो उसमें जो है डालकर उनके भ्रम को जो है
दूर किया गया और उनकी जो आलोचना था मार्क्स के, तो मार्क्स के आलोचकों को जो है मुंह बंद करने के लिए इन्होंने इन सारी बातों को जो है कहते हैं। और जैसा कि हम वर्तमान में भी देख रहे हैं कि लेनिन ने जो कहा वो जो है वर्तमान समय में अभी जो है कुछ कुछ जो है हमें दिखाई पड़ता है। अब आइए हम जानते हैं कि लेनिन ने जो इसके संबंध में जो बताया है कि कैसे कैसे जो है पूंजीवाद का जो है नाश होगा और साम्यवाद का जो है युग आएगा, तो उसके लिए जो है इन्होंने 3 परिणाम भी बताते हैं, जिसमें कि पहला परिणाम कि पूंजीपति जिन देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं वहाँ अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए वहाँ के कच्चे माल को प्राप्त करके तैयार माल के रूप में बेचकर अपना ध्येय जो है प्राप्त करना चाहते हैं। इसी के लिए वे वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित करने के विभिन्न प्रयासों द्वारा वहाँ की जनता का औपनिवेशिक शोषण करने का प्रयास करने लगते हैं, जैसे कि भारत का ब्रिटेन द्वारा किया गया शोषण इसका प्रमुख उदाहरण भी है। दूसरा परिणाम इन्होंने बताता है कि युद्धों का होना है। इस प्रकार के पूंजीवादी साम्राज्यवाद में अनेक देश मंडियां व उपनिवेश प्राप्त करने के लिए आपसी संघर्ष करने लगते हैं ताकि वे अपने अपने हितों को सुरक्षित बना सकें। इनका जो तीसरा परिणाम है कि साम्राज्यवाद के अंतर्विरोधों को जन्म के रूप में होता है। जो साम्राज्यवाद का जो जन्म होता है वो आंतरिक विवाद के कारण होगा। अपने स्वार्थों के लिए लड़े जाने वाले साम्राज्यवादी युद्ध में पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग को अपनी बलि का बकरा बनाने का प्रयास करता है। वह उन्हें आवश्यक शास्त्र शिक्षा देकर राष्ट्र के नाम पर दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन यह वर्ग जल्दी ही समझ जाता है कि उनका असली शत्रु कौन है और वे संगठित होकर पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। इसी में क्या होगा कि वर्ग संगठन के कारण श्रमिकों को ही विजय होना आवश्यक भावी है। ये जो है लेनिन ने मार्क्स के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को प्रासंगिक जो बना रहे हैं, और जो इनके जो अपोजिट जो आलोचक हैं जो इसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसका जो है और कैसे उनके जो सिद्धांत है वो धरातल पर कैसे आएगा और जो अभी नहीं आया है और कैसे आएगा उस परिणाम को बता करके लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांत को जो है धरातल पर लाते हैं। उसके आगे लेनिन ने कहा है कि इस तरह के अनेक अंतर्विरोध पूंजीवादी साम्राज्यवाद में पाए जाते हैं। जब संपूर्ण विश्व का विभाजन पूंजीवादी साम्राज्यवादियों के बीच हो जाता है तो इन अंतर्विरोधों के कारण पूंजीवाद का नष्ट होना स्वाभाविक है, और इस व्यवस्था में कई अंतर्विरोध भी पाए जाते हैं। तो क्या क्या अंतर्विरोध पाया जाता है और पाया जाएगा, तो जिसमें कि पहला बताया है पूंजी व श्रम में विरोध। इस संबंध में लेनिन ने कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे पहला अंतर्विरोध श्रम और पूंजी के रूप में पाया जाता है। कैसे? जैसे कि पूंजीपति का ध्येय यानी पूंजीपति का जो उद्देश्य होगा श्रमिक लाभ कमाना होगा। इसके लिए वह क्या करेगा कि श्रमिकों को काम मजदूरी देकर अपना लाभ बढ़ाता है। इस तरह श्रमिकों का शोषण होने से वे क्रांति की ओर अग्रसर होने लगता है। ये पहला अंतर्विरोध है। दूसरा अंतर्विरोध है साम्राज्यवादी ताकतों में अंतर्विरोध। अब जो है कहता है कि साम्राज्यवादी ताकतों में अंतर्विरोध क्या होगा। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति नए बाजार, नए प्रदेश एवं कच्चे माल के स्रोत तलाशने के प्रयास में लगी रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर यह संघर्ष पूंजीपतियों के मध्य चलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्वरूप जो है साम्राज्यवादी हो जाता है।
तो इनका कहना है कि जो किस प्रकार से जो है अंतर्विरोध होगा, कि साम्राज्यवाद जो है वो अपनी ताकतों में उनका जो है अंतर्विरोध होगा, कि किसमें कितना ताकत है, क्योंकि उस समय जो है नए बाजार, नए प्रदेश एवं कच्चे माल के स्रोत के तलाशने में जो है उन दोनों में जो है विरोध होगा, अंतर्विरोध होगा, जिससे क्या होगा कि पूंजीवादी का नाश होगा और श्रमिक वर्ग यानी जो साम्यवाद का जो है वो प्रचार होगा। तीसरा कारण इन्होंने बताते हैं कि उपनिवेशवाद तथा शासित वर्ग में विरोध होगा। लेनिन ने कहा है कि उपनिवेशीय नियंत्रण वाले क्षेत्रों की जनता जो है औपनिवेशिक अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए सदैव मौके की तलाश में रहती है। दूसरी तरफ उपनिवेशीय ताकतें अपनी पकड़ मजबूत बनाने की चेष्टा करती है। इसमें क्या होगा कि दोनों में संघर्ष होगा, दोनों में अंतर विरोध होगा और जो है पूंजीवाद का जो है नाश हो जाएगा। अब जो साम्राज्यवादी विश्लेषण लेनिन ने किया है, तो इस साम्राज्यवाद की कई विशेषता है, जिसमें कि पहला है एकाधिकार की प्रवृत्ति का जन्म। लेनिन ने कहा कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद में उत्पादन का केंद्रीकरण और पूंजी का विस्तार इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि एकाधिकारवाद का जन्म हो जाता है और आर्थिक जीवन में इसका हस्तक्षेप बढ़ने लगता है, और इस व्यवस्था में खुली प्रतियोगिता होने के कारण सदैव ही पूंजीपतियों को फायदा होने लगता है। छोटे छोटे पूंजीपति खुली प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। ज्यों ज्यों पूंजी की बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ने लगता है। उत्पादन को बेचने के लिए पूंजीवादी ताकतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तलाश करने लगती है, तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, और यही प्रतिस्पर्धा बड़े बड़े उन्हीं पूंजीपतियों देशों के बीच होने लगता है जिनका कि पूंजी व उत्पादन के साधनों पर पूरा एकाधिकार होता है। इसकी जो दूसरी विशेषता है बैंक पूंजी व उद्योग पूंजी का एकीकरण। इस संबंध में लेनिन ने कहते हैं कि औद्योगिक पूंजी के साथ विलय होने से वित्तीय पूंजीवाद और पूंजीपतियों का विकास होगा, और उद्योगपति और बैंकर जो होंगे वो सबसे अधिक प्रभावशाली वर्ग के लोग होंगे, और इनके लोग होने के कारण क्या होगा कि विदेशों में स्थानीय पूंजीपतियों को इस शर्त पर पूंजी उधार देते हैं कि वे सारा तैयार माल और मशीनें उन्हीं से खरीदें। इस तरह दोहरा लाभ कमाकर उद्योगपति व बैंकर आपस में जो है बांट लेते हैं। इससे क्या होता है कि पूंजी व बैंक पूंजी का एकीकरण होने से पूंजीवादी साम्राज्यवाद का अपार विकास हो जाता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है पूंजी का निर्यात। लेनिन कहते हैं कि पहले तो पूंजीपति केवल उत्पादित माल का निर्यात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे पूंजी का भी निर्यात करने लग जाते हैं। वे विदेशों में अपनी पूंजी लगाकर वहाँ भी उद्योग लगाते हैं। जैसे अभी मुकेश अंबानी, अपने देश में तो जो उनका चल रहा है चल ही रहा है, कई देशों विदेश में भी जो है उनका जो है उद्योग लग गया है और वहाँ भी जो है उनका बिजनेस चालू हो गया है। तो सेम यही बात जो है लेनिन ने कह रखा है। और वहाँ पर क्या होता है कि जब विदेश में उद्योग लगाते हैं तो वहीं से कच्चा माल उत्पादन भी कर लेते हैं। और लेनिन ने इस संबंध में लिखा भी है कि पूंजीपति एक तो ब्याज से और दूसरी तरफ पूंजी व निवेश से भारी लाभ कमाते हैं। इसकी जो चौथी विशेषता है पूंजीपति गुटों का निर्माण होता है। लेनिन ने कहा है कि बड़े बड़े उद्योगपति आपस में मिलकर उत्पादन की प्रतिस्पर्धा में कमी करते हैं और अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करके विशेष वस्तु पर अपना एकाधिकारवाद स्थापित कर लेते हैं। इस तरह भारी मुनाफा कमाकर फिर से पूंजी का निवेश करके और अधिक मुनाफा कमाता है। आगे जो है कहा है कि विश्व का अधिक आर्थिक व भौगोलिक विभाजन। अब क्या होगा
कि विश्व का आर्थिक एवं भौगोलिक विभाजन भी हो जाएगा। ये लेनिन ने कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए भौगोलिक आधार पर अपनी मंडियां को बांट लेते हैं, जैसा कि 19वीं व 20वीं सदी में अमेरिका व रूस द्वारा चीन, अफ्रीका और एशिया के देशों का विभाजन इसी आधार पर जो है देखा जाता है। अब लेनिन ने जो भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया या फिर जो मार्क्स के सिद्धांत को जो व्यवहारिक रूप में जो धरातल पर लाया, तो इनकी जो प्रक्रिया, जो लेनिन ने जो प्रक्रिया बताया, तो इस प्रक्रिया का कुछ आलोचकों ने इसकी जो है आलोचना करते हैं। तो क्या आलोचना करते हैं, आइए जानते हैं। आलोचकों का कहना है कि लेनिन ने मार्क्स को कई अपेक्षाओं से बचाने का प्रयास तो किया, लेकिन वे स्वयं इस सिद्धांत के कारण कई आलोचनाओं का शिकार हो जाते हैं, जो कि पहला है ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना। कहा जाता है कि लेनिन ने ऐतिहासिक घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ कर और उल्टा करके प्रस्तुत किया है। लेनिन साम्राज्यवाद के विकास क्रम को एक दूसरे के साथ होने वाली तथा कारण कार्य का संबंध रखने वाली 5 दशाओं के रूप में माना है। इसमें पहले तो उत्पादन व पूंजी का केंद्रीयकरण द्वारा एकाधिकार की प्रवृत्ति को पाया है, और दूसरी अवस्था में बैंकिंग व वित्तीय पूंजी का केंद्रीकरण होता है, और तीसरी दशा में पूंजी का निर्यात शुरू हो जाता है, और चौथी दशा में पूंजीवादी साम्राज्यवाद की प्रक्रिया भी शुरू होकर 5वीं दशा में विश्व का साम्राज्यवादी विभाजन भी हो जाता है। लेनिन ने जो पहली व दूसरी दशा के विकास का जो समय 1900 ईस्वी के आसपास माना है, तो यह जो है साम्राज्यवाद की दशा इसके बाद ही आनी चाहिए, क्योंकि कार्य सदैव कारण के बाद ही पैदा होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह तथ्य बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सभी यूरोपीय साम्राज्य 1900 ईस्वी से पहले ही बन चुके थे और 1857 तक भारत पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार स्थापित भी हो चुका था। तो अतः लेनिन का जो साम्राज्यवाद का सिद्धांत है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल ही गलत है। दूसरी आलोचना है कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक घटनाओं का जो है प्रभावित नहीं करती है। कहते हैं कि लेनिन ने जो कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का मूल कारण विश्व की मंडियों का बंटवारा तथा साम्राज्यों का निर्माण विभिन्न देशों की राजनीतिक शक्ति के आधार पर होता है। लेनिन ने इस मत से मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत पर कुठाराघात होता है। मार्क्स ने आर्थिक शक्ति को ही विश्व युद्धों का कारण माना था। सत्य तो यह है कि लेनिन और मार्क्स दोनों ही गलत साबित हुए। इनकी जो तीसरी आलोचना है कि अंतर्राष्ट्रीय ये जो पूंजीवाद है, विकास की धारणा अस्पष्ट है। कैसे अस्पष्ट है कि लेनिन ने जो कहा है कि पूंजीपति ही अपनी सरकारों को राजनीतिक आक्रमण करने व विस्तारवादी नीति अपनाने के लिए दबाव डालते हैं। तो लेकिन यह जो इनका जो विचार है, व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। व्यवहार में यह कार्य राजनीतिज्ञ करते हैं, पूंजीपति नहीं करते हैं। युद्ध का निर्णय बड़े स्तर पर महत्वाकांक्षी व राष्ट्रीय हितों की प्रबल इच्छा रखने वाले सत्ताधारकों द्वारा लिया जाता है, न कि पूंजीपति के द्वारा। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी लेनिन की यह बात जो है असाध्य है। इसके अगले जो आलोचना करते हैं कि पूंजी निर्यात साम्राज्यवाद का जनक नहीं है, जो कि लेनिन ने पूंजी निर्यात साम्राज्यवाद का जनक बताते हैं। लेनिन का यह कथन जो है बिल्कुल गलत और सारहीन है। पूंजी निर्यातक देश की साम्राज्यवाद के जनक है। स्विट्जरलैंड लंबे समय से पूंजी का निर्यात करता रहा है, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता की नीति अपनाई है और कभी भी साम्राज्यवाद का पोषण वह जो है नहीं करते हैं। अगली जो आलोचना है
पूंजी निर्यात से जीवन स्तर ऊंचा नहीं होता है, जो कि लेनिन ने कहा है। लेनिन का विचार था कि पूंजी निर्यात से किसी भी देश का जीवन स्तर ऊंचा होता है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। स्वीडन और डेनमार्क पूंजी निर्यातक देश ना होते हुए भी फ्रांस व बेल्जियम से जीवन स्तर काफ़ी उसका जो है ऊंचा है। तो इसकी जो यह बात है मिथ्या है। आगे इसकी आलोचना किया है कि पूंजी का जो आयात निर्धनता का जनक नहीं है। पूंजी का आयात निर्धनता का जनक नहीं है, ये आलोचक कहते हैं। उन्होंने कहा है कि लेनिन का जो यह विचार है यह बिल्कुल ही गलत है कि केवल पूंजी निर्यातक देश ही संबद्ध बन सकते हैं, आयात करने वाले देश नहीं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका ने काफ़ी लंबे समय तक पूंजी का आयात करके ही समृद्धि व विकास का लक्ष्य हासिल किया। इस बात का कोई उदाहरण नहीं है कि देश पूंजी आयात करने के बाद ही निर्धन हो जाता है। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि लेनिन ने मार्क्सवाद को आलोचनाओं से बचाने के लिए अपना पूंजीवादी साम्राज्यवाद का सिद्धांत तो प्रस्तुत किया, लेकिन वे इन भ्रांतियों को दूर नहीं कर सके जो मार्क्स के सिद्धांतों को भी थी। लेनिन ने स्वयं ऐतिहासिक तथ्यों को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर पेश किया जो कि उसका यह सिद्धांत बिल्कुल ही भ्रामक है। वेबर ने इस संबंध में कहते हैं कि लेनिन का मार्क्सवाद के समर्थक में प्रतिपादित किया गया साम्राज्यवादी सिद्धांत बेईमानी और असत्यतापूर्ण है और यह ईमानदारी और सत्य से शून्य है। यह सिद्धांत मार्क्सवाद की अपेक्षाओं से रक्षा करने वाला नहीं बल्कि अपने गुरु की शिक्षाओं का परित्याग करने वाला है। लेनिन ने मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत के विपरीत कथन हमेशा देते हैं। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, एक बात तो निर्विवाद रूप से स्वीकार करना ही पड़ेगा कि लेनिन ने मार्क्सवाद को अपेक्षाओं से बचाने के लिए अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत करके कुछ नई बातों से राजनीतिक चिंतकों को परिचित अवश्य कराया है। अतः लेनिन का जो पूंजीवादी साम्राज्यवाद का सिद्धांत है पूर्णतया महत्वहीन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो है वर्तमान में हम जो देख रहे हैं कुछ कुछ जो है लेनिन की कही हुई बातें जो है प्रासंगिक है और धीरे धीरे जो है इनके जो सिद्धांत है वो प्रासंगिकता की ओर और भी जो है बढ़ रहा है। तो आज इतना ही, आगे जो है लेनिन के बारे में और आगे बताएंगे दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।